हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी एमपी पुलिस 2025 की। एडमिट कार्ड आ गए हैं, डेट भी आ गई आप लोगों की एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। तो कमेंट्स में अपनी एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपका सिलेबस का कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या बचा हुआ है। तो आपस में बच्चों की हेल्प हो जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसका क्या बचा हुआ और क्या पढ़ना है। मोटिवेशन भी मिलता है कि उसका इतना कंप्लीट हो गया तो हमारा भी बचा है, हमको भी कंप्लीट करना है। आज अपनी तैयारी को फाइनल टच देने की बारी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके का मैराथन क्लास। 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, ठीक है, और आगे बढ़ गए। नहीं, पढ़ने का ये सबसे घटिया तरीका होता है कि हमने पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। हम बोलते हैं कि हमने इतने सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, हमने इतने सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली। पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है। आप जैसे आपने पढ़ा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो वहाँ पर राजधानी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है आपको पूरा कवर करना है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों को कौन कौन सी राजधानी कहा जाता है, जबलपुर को कौन सी राजधानी बोला जाता है, रीवा को कौन सी, ग्वालियर को कौन सी, पूरा आना चाहिए। इसके अलावा जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो 4 ऑप्शन से जितने भी फैक्ट आप रिकॉल कर सकते हो वो सब आपको आना चाहिए। रिवाइज करने का, रिविजन करने का, रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। जैसे आंसर है भोपाल, तो भोपाल से आपको जितने भी फैक्ट याद आ रहे हैं फटाफट लिखते जाओ या माइंड में रिकॉल करते जाओ। तो इसी तरह से हम सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एमसीक्यू के थ्रू हम पूरी थ्योरी भी पढ़ लेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता ही होगा। और हाँ, आप लोग भी कमेंट में लिखते जाना आंसर। मैं आंसर बताऊंगी उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। और स्कोर भी लिखना अपना लास्ट में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और आपकी तैयारी कितनी बेहतर करने की और ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है। और कुल लंबाई इसकी कितनी है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और 1312 टोटल इसकी लंबाई है। सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। नर्मदा नदी के और फैक्ट की बात करें तो उसको रेवा मेकलसुता के नाम से भी जाना जाता है। खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये मध्य प्रदेश है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलेगी, यहाँ जाएगी, गुजरात में जाएगी, उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी यही है। और भ्रंश घाटी में बहती, याद रखना है, जो नर्मदा है और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पर कौन कौन से वाटरफॉल बने हुए हैं, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा जो कि अनूपपुर में है। दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर है, अनूपपुर में। भेड़ाघाट जबलपुर में है। मानधाता और सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में है। तो याद रखना कौन कौन से वाटरफॉल बने हुए हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा अनूपपुर में, भेड़ाघाट जबलपुर में, मानधाता और सहस्त्रधारा खरगोन में है। चंबल नदी से देख लो फैक्ट्स। चंबल नदी की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, तो गांधी सागर डैम जो कि सबसे ऊंचा डैम है, मंदसौर नीमच में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है और कोटा बैराज कोटा राजस्थान में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 3 डैम होते हैं चंबल नदी पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। और चौथा डैम भी चंबल नदी पर है, पर वो राजस्थान में है, कोटा बैराज डैम। ठीक है, कोटा बैराज डैम से ही याद रखना एक नहर निकलती है जिसकी एक शाखा से राजस्थान और दूसरी शाखा से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में जो चंबल नहर है, मध्य प्रदेश की जो, इसको इरेज कर लेती हूँ, मध्य प्रदेश की जो चंबल नहर है उसको किस नाम से जाना जाता है, अंबाह नहर के नाम से। मध्य प्रदेश की चंबल नहर को अंबाह नहर के नाम से जाना जाता है। चंबल की टोटल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर लंबी है चंबल रिवर। और ये जो एमपी के पढ़ा रही हूँ ये आपको एमपी के हर एग्जाम में काम आएगा क्योंकि सेम ही रहता है। चंबल नदी और कहाँ पर जाकर मिलेगी, यमुना नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी में जाकर मिलेगी इटावा के पास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो काली सिंध, पार्वती, सिंध, सिवना, बनास, शिप्रा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और चंबल तो आपने सुना ही होगा कि अवनालिका अपरदन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर इसकी, इसीलिए इतना डाकुओं का अड्डा बना हुआ रहता है वहाँ पर। ताप्ती नदी की अगर बात की जाए, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल जिले में पड़ता है। ठीक है, बैतूल जिले में एक मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से।
ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी थी 1312 कुल थी और मध्य प्रदेश में 1077। चंबल नदी की लंबाई कितनी थी 965 किलोमीटर और ताप्ती नदी की कितनी है 724 किलोमीटर। याद रखना कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल, इसकी लंबाई और कहाँ जाकर मिलती है वो याद रखना है आपको। जैसा कि मैंने बताया नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती है और अरब सागर में मिलती है। ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, भ्रंश घाटी में बहती है, मैंने बता ही दिया है। और सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। और एक इम्पॉर्टेंट ताप्ती नदी की एक सहायक नदी बहुत पूछी जाती है, पूर्णा। याद रखना नाम आप लोग, पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ताप्ती नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है, हमीरपुर के पास यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। और याद रखना क्यों कहा जाता है इसको मध्य प्रदेश की गंगा, तो प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि बहुत प्रदूषित नदी है। बेतवा के किनारे कौन सा शहर है, बहुत पूछा जाता है, तो ओरछा शहर कौन सी नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। याद रखना इसकी लंबाई, याद रखना 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है और इसकी सहायक नदी जामनी नदी है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। तो नदियाँ मैंने बता दी चारों ऑप्शन से, और भी कुछ नदियाँ हैं तो एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक केन नदी है। केन नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर। केन नदी पर एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है बेरियारपुर परियोजना, याद रखना। बेरियारपुर परियोजना कौन सी नदी पर है, केन नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा एक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी रीवा के पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। तो याद रखना जो केन नदी है वो यमुना की सहायक है और जो टोंस नदी है वो गंगा की सहायक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टोंस नदी गंगा की सहायक है और केन नदी यमुना नदी की सहायक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियाँ निकलती है, तो 3 नदियाँ निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी ये तीनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है सोन नदी की 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। ये जो भी फैक्ट या तो मैं बता रही हूँ आपने नहीं पढ़े हैं तो आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बहुत काम आएंगे। पूरा आपका टॉपिक ही कवर हो रहा है एक तरह से। आप एमपी की दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत काम आएंगे। और सोन नदी की अगर बात करूँ तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है बाण सागर परियोजना। सोन नदी पर बनी हुई है बाण सागर परियोजना, याद रखना। ठीक है, नदियों से तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी आगे हम देखेंगे इससे और अगर क्वेश्चन बनेंगे तो। इसको इरेज कर देती हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक जो सही आंसर है वो टिक कर देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बॉक्स बना देती हूँ। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी छोड़ना मत। सेकंड क्वेश्चन देखो, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो बहुत इजी है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। अब गुफाओं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकता है वो मैं बता देती हूँ। एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मृगेंद्र नाथ की गुफा, कौन सी, मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में है। तो भीमबेटका की गुफा भी रायसेन में है, मृगेंद्र नाथ की गुफा भी रायसेन में है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, उदयगिरी की गुफा मिल जाएगी आपको विदिशा में। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, विदिशा में। भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है, भर्तहरि की गुफा आपको मिलेगी उज्जैन में। भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है, उज्जैन में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो बाघ की गुफाएं धार में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, धार। इसके अलावा पांडव गुफा, पांडव गुफा आपको मिलेगी पचमढ़ी में। पांडव गुफा पचमढ़ी, प से याद रखना, पांडव गुफा पचमढ़ी। कबरा की गुफाएं आपको मिलेगी राजगढ़ में। कबरा की गुफाएं कहाँ पर है, राजगढ़ में है कबरा की गुफाएं। बिलोवा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, बिलोवा पूछा जाता है, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। बिलोवा की गुफाएं है ग्वालियर में। बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर है, ग्वालियर में है। आदमगढ़ की गुफा,
आदमगढ़ आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, वहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है, तो ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और कब किया गया है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली, सिंगरौली में है। याद कैसे कर सकते हो? सिंग मारा, क्या मारा? सींग मारा, बैल ने सींग मारा। तो मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में है। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है? तो शंकराचार्य की गुफा आपको मिलेगी ओमकारेश्वर में। देखो ये रिवीजन चल रहा है इसलिए बहुत फास्ट है ये, क्योंकि ये रिवीजन है, पहले से आपने तैयारी करी होगी। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ा होगा आपने पहले से। तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ताकि लास्ट टाइम पे आपके जो फैक्ट्स है ना वो रिवाइज हो जाए फटाफट, वो भी सारे, मतलब पूरा एमपी जीके आपका इसमें कवर हो जाएगा, पूरा थ्योरी पोर्शन, पूरा एमसीक्यू, सब कुछ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बताओ मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, हिरण, चिंकारा, भालू। तो देखो अब हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको जूझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे ही वो पेपर बनाते हैं कि जो 100 क्वेश्चन है वो भी वो सही नहीं बना सकते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। अब इन चारों में से एक भी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको ऐसा ही फीलिंग आए कि आप एग्जाम दे रहे हो असलियत में, मध्य प्रदेश की कोई भी, है ना। एमपीपीएससी के भी 100 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि और फिर बाद में जो भी गलतियां होती है करेक्शन के लिए बच्चे पैसे भरते हैं और फिर वो मजे करते हैं। तो इस तरह से ही होता है एमपी के एग्जाम्स में। तो ये इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। अभी योजनाओं से हम पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन। तांत्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तांत्या भील का संबंध था निमाड़ से, ठीक है। तांत्या भील को क्या बोला जाता है? तो तांत्या भील को भारत का रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड किसको बोला जाता है? तो तांत्या भील को भारत का रॉबिन हुड बोला जाता है। और याद रखना निमाड़ से थे, लेकिन निमाड़ का रॉबिन हुड किसको बोला जाता है? भीमा नायक को। भीमा नायक निमाड़ के रॉबिन हुड है और तांत्या भील किसके हैं? भारत के रॉबिन हुड। देखो न से याद रखना, भीमा नायक में न आ रहा है तो मतलब निमाड़ के रॉबिन हुड किसको बोला जाएगा? भीमा नायक को। और तांत्या भील है भारत का रॉबिन हुड, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश राज्य बना था 1956 में, 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पहले था छिंदवाड़ा, लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा कि पांडुर्ना करके छिंदवाड़ा से एक नया जिला बना है, तो छिंदवाड़ा अब छोटा हो गया है। तो छिंदवाड़ा के बाद कौन सा आता था? शिवपुरी। तो अब सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है क्षेत्रफल के अनुसार? शिवपुरी। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना होगी मतलब संख्या पूछी है, तो संख्या में सबसे छोटा जिला, सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले की है 2011 के अनुसार? तो आंसर आएगा, देखो इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, आंसर आएगा आगर मालवा। और यहीं पर क्वेश्चन समझने में गलती हो जाती है ना। तो कुछ बच्चे समझेंगे सबसे छोटा जिला पूछा है तो सबसे छोटा जिला तो कौन सा है? दतिया है, तो दतिया टिक करके आ सकते हो, लेकिन 2011 की जनगणना लिखा है तो इस तरह से कंफ्यूज करते हैं। पेपर तो बहुत इजी आता है, एमपीजी के बहुत इजी पूछा जाता है, सब बच्चे तैयारी भी करते हैं, लेकिन इसी तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन में उलझा ऐसा देते हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो शाह बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसको दूधराज भी बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। कौन से जिले में है सांची स्तूप? तो सांची स्तूप रायसेन जिले में है।
ठीक है, रायसेन जिले में अभी हमने एक और पढ़ा था भीमबेटका की गुफाएं और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन जिले में है। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और जिलों की अगर बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों में भील जनजाति पाई जाती है। अब भील जनजाति आई है तो भील जनजाति को पूरा हम पढ़ लेते हैं। भील जनजाति का क्षेत्र याद रखना आप, मध्य प्रदेश के, ये देखो अगर मैं मध्य प्रदेश बनाऊं, ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, ये इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर मिलती है नीचे। ठीक है, तो क्षेत्र याद रखना। जिले अगर बात करूँ तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इन जिलों में पाई जाती है। और खेती, जो भील लोग खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दहिया या चिमाता। दहिया या चिमाता इनकी खेती को कहा जाता है। इनके मकानों को कू कहा जाता है। इनके मकानों को क्या बोला जाता है? कू। और इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? फाल्या। इनकी खेती दहिया चिमाता, इनके जो मकान होते हैं उनको कू कहा जाता है, इनका निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। और ये जो भित्ति चित्र बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भित्ति चित्र को क्या कहा जाता है? पिथौरा भित्ति चित्र। कौन सा? पिथौरा भित्ति चित्र कौन सी जनजाति करती है? तो भील जनजाति के लोग पिथौरा भित्ति चित्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट नाम इसमें है प्रेमा फाल्या, भूरीबाई का नाम आपने सुना होगा, इनको शिखर सम्मान भी मिला था। और इनका फेमस जो पर्व, उत्सव, डांस सब कुछ है इनका भगौरिया। भगौरिया नृत्य भी होता है, डांस भी है, इनका पर्व भी है, त्योहार भी है, तो ये सब होते हैं। इनकी एक बुक लिखी थी टीवी नायर ने, द भील। द भील एक बुक थी, किसने लिखी थी? टीवी नायर। टीवी नायर ने। भीलों में होने वाली फेमस जो शादियाँ होती है वो होती है भगोरिया, अपहरण, और वहीं से वो फेमस जो त्यौहार चलता है होली के टाइम पर भगोरिया होता है और वहीं से वो अपहरण करके ले जाते हैं, तो लव मैरिज जैसा होता है। इनके प्रमुख देवता है राजा पंथा। राजा पंथा कौन सी जनजाति के देवता है? तो भील जनजाति के हैं। और जो भील लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म धारण कर लेते हैं, है ना, वो कन्वर्ट कर लेते हैं मुस्लिम में, उनको क्या बोलते हैं? तड़वी भील। जिन भीलों ने इस्लाम धर्म धारण कर लिया, जो कन्वर्ट कर गए मुस्लिम में, उनको कहा जाता है तड़वी भील। ठीक है, मेन खेती करते हैं। ठीक है, और खेती को मैंने बता ही दिया, चिमाता, दहिया इनको बोला जाता है। और बस इतना ही, और इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य गीत है मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी सुना होगा। किसने लिखा था ये गीत? महेश श्रीवास्तव ने। महेश श्रीवास्तव ने ये गीत लिखा था। कौन सा? मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी। और गाया किसने था? तो शान ने गाया था। किसने गाया था? शान ने गाया था, जिनकी आवाज़ आप सुनते रहते होंगे, कचरा गाड़ी जो सुबह आती है उसके भी सारे गाने उन्होंने ही गाए हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो सफ़ेद लिली, वाइट लिली जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष, मतलब बरगद। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर्स वगैरह मिलते हैं, तो बाघ के लिए ये फेमस है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। बाघ के लिए फेमस है। इसका कुछ भाग पन्ना और कुछ भाग इसका छतरपुर में भी आता है। और यहाँ पर सरीसृप पार्क है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको आगे कंप्लीट करा दूंगी, आगे के क्वेश्चन में भी आएगा। अभी सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दक्षिण मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लो। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊँ, बहुत गंदा बना है पर ठीक है, चला लेना। ये देखो यहाँ पर साउथ में है, दक्षिण में है ना। अगर स्टार्टिंग से बात करो तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? राजपीपला। राजपीपला के बाद यहाँ कौन सी आती है? ग्वालीगढ़। ठीक है, और फिर यहाँ आती है महादेव, और फिर लास्ट में यहाँ पर आती है मेकल। महादेव में ही आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ की सबसे ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर।
1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कौन सी श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी की महादेव श्रेणी में स्थित है। और याद रखना लाइन से, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकल ऐसे जमाने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया था अभी अमरकंटक में है। और नर्मदा नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने बताए थे, कितनी लंबी नदी है, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन से वाटरफॉल इस पे है। जल्दी से सब रिकॉल करके और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप मुझे कि आपको कितना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। भोपाल में कौन सी गैस निकली थी? MIC गैस निकली थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो बालाघाट में। आपको पता ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पर होता है और बालाघाट जिला इसी के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट जिले में है। अब वनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। देखो, मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में पहली वन नीति आई थी। और नई वन नीति कब आई थी? 2005 में। 1952 में पहली वन नीति और नई नीति 2005 में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1970 में। 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण में भी सबसे पहले किसका किया गया? तेंदुपत्ता का। ठीक है, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। भारत में याद रखना 1972 में था और 2 साल बाद मध्य प्रदेश में पारित हुआ। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब स्टार्ट हुई? 1976-77 में पंचवन योजना स्टार्ट हुई। ये जितने भी ईयर बताए हैं याद रखना। भारत के प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो के जो मंदिर है तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे ये। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में सारे मंदिर बने थे और बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि किसने बनवाया था? विद्याधर, चंदेल राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। पन्ना किसके लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा, हीरे वहाँ पर मिलते हैं, डायमंड माइन्स है वहाँ पर, तो पन्ना फेमस है हीरो की खान के लिए। पन्ना से कुछ और फैक्ट्स और देख लो, पन्ना जिले में क्या क्या आता है। तो पन्ना जो है, महाराज छत्रसाल ने सबसे पहले पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। महाराज छत्रसाल का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने पन्ना को ही अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? अजयगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? अजयगढ़। वो कौन से जिले में आती है? पन्ना जिले में आती है। पन्ना जिले को आंवला जिला भी कहा जाता है। ठीक है। गंगऊ एक अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर है? पन्ना जिले में है। पन्ना नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा ही था, रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। और भारत की डायमंड सिटी इसको बोला जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर है ना, बाघ वगैरह है यहाँ पर, बंगाल टाइगर वगैरह है। और यहाँ पर अगर पर्यटन स्थलों की बात की जाए, कौन कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है पन्ना में, तो पन्ना का राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है। पांडव फॉल्स। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पांडव की गुफाएं हमने कहाँ पढ़ी थी? पांडव गुफा थी पचमढ़ी में। इस तरह से पढ़ने से यही होता है कि आपके जो कन्फ्यूजन है, आपके डाउट है ना, वो क्लियर होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, पांडव गुफा कहाँ पर और पांडव फॉल्स, पांडव जलप्रपात कहाँ पर। तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, पांडव फॉल्स कहाँ पर मिल जाएगा आपको? पन्ना में। पांडव की गुफा मिलेगी आपको पचमढ़ी में और पांडव फॉल्स मिलेगा आपको पन्ना में। ठीक है। इसके अलावा और भी कई मंदिर है लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, तो बस आप तो इतना ही याद रखना अभी। जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो बहुत फेमस है, जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के बारे में कुछ फैक्ट देख लो हम। तो ग्वालियर को तानसेन, आपने सुना होगा तानसेन का नाम, तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। और व्यापारिक मेला हमेशा ग्वालियर में लगता है। मेले बहुत पूछे जाते हैं, तो व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में लगता है व्यापारिक मेला, है ना। और ग्वालियर जिले में ही आप देखेंगे तो घाटी गाँव अभ्यारण्य कहाँ पर आता है?
घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पर आता है? ग्वालियर में आता है। ग्वालियर में ही आपको मिल जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आपको ग्वालियर में मिल जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में आपको राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मिल जाएगा ग्वालियर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में। कहाँ पर मिलेगा? ग्वालियर में। देश का पहला, याद रखना, देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर मिलेगा आपको? ग्वालियर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंच नेशनल पार्क मुख्यतः किन जिलों में आता है? ठीक है, तो पेंच नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा और सिवनी में, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आता है। अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, और अगर जिले पूछे हैं तो छिंदवाड़ा और सिवनी, तो सिवनी और छिंदवाड़ा में इसका कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट इस जिले में, कुछ पार्ट उस जिले में। और मध्य प्रदेश में पेंच को ही इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। और इसी में मोगली लैंड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मोगली लैंड प्रोजेक्ट, मोगली वही वाला चड्डी पहन के फूल खिला है। और काले हिरण की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर मिलती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत कन्फ्यूजन होता है, सब लोगों को लगता है पेंच आएगा, लेकिन नहीं, याद रखना, जो काले हिरण है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो अपने डाउट क्लियर करते चलना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको उमरिया जिले में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में स्थापना हुई थी इसकी। और याद रखना, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कैमूर क्षेत्र में पड़ता है। तो याद रखना, बांधवगढ़ और कान्हा-किसली को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा परियोजना बनाई गई थी। बांधवगढ़ और कान्हा-किसली को जोड़ने के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? बाघों की सबसे ज़्यादा डेंसिटी बोले तो हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेगी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, तो किस जिले में पड़ेगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान? तो ये मेनली मंडला जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? मंडला जिले में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको। तो इससे कुछ फैक्ट है वो याद रखना। देखो, सबसे पहले 1933 में इसको अभय वन बनाया गया, ठीक है। फिर 1952 में ये अभयारण्य बना। इसके बाद 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क बना। और फिर 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य, 1955 में नेशनल पार्क और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। और 1974 में इसको एमपी में लागू किया गया, और 1974 में ही सबसे पहले कान्हा-किसली को ही इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 940 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 940 स्क्वायर किलोमीटर। इसका याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और इस नेशनल पार्क में हेलो और बंजर घाटियाँ है। हेलो और बंजर घाटियाँ कौन से नेशनल पार्क में है? कान्हा-किसली नेशनल पार्क में है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है। कौन से नेशनल पार्क में एक हवाई पट्टी है? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में एक हवाई पट्टी भी है। हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो बहुत फेमस है, ओरछा में प्रसिद्ध है हरदौल की कहानी। ओरछा एक टूरिस्ट प्लेस है, याद रखना है। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देती हूँ। तो ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। ओरछा को जो बुंदेल थे उन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था? बुंदेलों ने। ओरछा कहाँ पर आता है? तो निवाड़ी जिले में आता है, ठीक है। पहले टीकमगढ़ में आता था, फिर टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया था। और ये बताओ कब अलग हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको ओरछा को पवित्र स्थल भी घोषित किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद की साधना स्थली भी ओरछा रह चुका है। यहाँ पर फेमस जो प्लेसेस है, एक जहांगीर का महल मिल जाएगा आपको, चतुर्भुज मंदिर मिलेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर यहीं पर है, फूलबाग है, और शहीद स्मारक, छतरिया वगैरह ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो याद रखना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। सबसे पहले नौरता, दो फैक्ट यहाँ से कवर हो गए आपके। नौरता अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, और कहाँ पर किया जाता है? तो बुंदेलखंड में किया जाता है। अब मैं कुछ फेमस डांसेस वगैरह आपको बता देती हूँ एमपी के। तो यहाँ पर अगर हम मैप बनाएंगे
तो कल्चर की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है, एक आता है नीचे निमाड़ वाला क्षेत्र, एक आता है यहाँ पर बुंदेलखंड और यहाँ पर आता है बघेलखंड। तो 4 पार्ट में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से फेमस है, बघेलखंड में, मालवा में और निमाड़ में मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से सुनते जाना और नोट करते जाना अगर नोट करना है तो। मालवा के लोकगीत देखो, गाने कौन कौन से फेमस है मालवा में, तो भरथरी गायन मालवा का है, निर्गुणी गायन है, संजा गीत चलता है यहाँ पर, हीड़ गायन है, बरसाती वार्ता, होली का फाग वगैरह, और मेन यही भरथरी याद रखना, निर्गुणी याद रखना और हीड़ और संजा, ये 4 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा निमाड़ की अगर बात करें तो कलगी तुर्रा फेमस है, संत सिंगाजी यहीं से थे तो संत सिंगाजी भजन चलते हैं, निर्गुणिया गायन शैली चलती है, मसान्या जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पर मसान्या और काया खोज के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। नाथपंथी गायन भी यहाँ पर चलता है। बुंदेली की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में कौन कौन से लोकगीत फेमस है, तो देवरी गायन यहाँ का फेमस है, बेरायटा, भोला गीत, बम्बुलिया, आल्हा गायन ये फेमस है। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में फाग गायन, विदेशिया, बिरहा, बसदेवा, तीनों वी से याद रखना, V3, विदेशिया, बिरहा और बसदेवा, ठीक है, ये चारों गाने हैं यहाँ के। अब डांसेस की अगर बात करें तो फेमस डांस में याद रखना मालवा का, अगर आप मालवा से हो तो आपको याद होगा मटकी नृत्य करते हैं, आड़ा खड़ा डांस और रजवाड़ी, ऐसे ढोलक बजता है, वो टेढ़े मेढ़े होके नाचते हैं। निमाड़ में गनगौर चलता है फेमस, फेफरिया है, जो मेले से पुंगी टाइप लाते उसको बजाते थे ना, जो सीटी के थ्रू लंबी सी जाती थी तो उसको बोलते हैं फेफरिया। मांडलिया नृत्य, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच भी निमाड़ में चलता है। बुंदेलखंड में कौन कौन से डांस चलते हैं, तो राई फेमस है, राई नृत्य हमारे मध्य प्रदेश का लोक राजकीय नृत्य भी कहलाता है, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना, राई कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ढेमरियाई नृत्य भी चलता है, सेला, बधाई, कानड़ा फेमस है, बधाई नृत्य बुंदेलखंड का बहुत फेमस है। बघेलखंड में याद रखना बिरहा, तो बिरहा हमने गाना भी देखा था, तो गाना भी यहीं पर था, बिरहा, विदेशिया, V3 करके देखा था हमने अभी। अहिराई नृत्य चलता है, केमाली नृत्य, कलसा और दादर नृत्य यहाँ पर चलता है। लोक नाट्य में 2-3 याद रख लो, माच जो मालवा का भी लोक नाट्य है और पूरे मध्य प्रदेश का भी राजकीय लोक नाट्य कौन सा है, माच। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा है, माच, जो कि कहाँ चलता है, मालवा में। और मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, राई, जो कि कहाँ चलता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। पंडवानी एक इम्पॉर्टेंट है, पंडवानी कहाँ पर चलता है, बघेलखंड में। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया ना, छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा, तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चलता है पंडवानी, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया ही बघेलखंड है, इसलिए बघेलखंड में भी देखने को मिल जाता है। काठी एक निमाड़ का लोक नाट्य बहुत फेमस है, तो बस यही है। और लकड़ बग्घा एक याद रखना, लकड़ बग्घा कहाँ चलता है, आदिवासियों में चलता है, आदिवासियों में चलता है लकड़ बग्घा लोक नाट्य। ये जो भी फैक्ट है याद करते जाना, रिवाइज करते जाना, रिकॉल करते जाना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में है, तो बहुत इजी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको पता ही होगा, तो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की, और चंबल के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था, कौन कौन से डैम है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है और कितनी उसकी लंबाई है, सब कुछ बताया था। उज्जैन के और भी नाम फेमस है, उज्जैनी बोलते हैं, अवंतिका, अमरावती, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, ये सब किसके नाम है, उज्जैन के नाम है। उज्जैन में आपको याद होगा फेमस मेला लगता है कुंभ का मेला, सिंहस्थ कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है, हर 12 साल में लगता है। लास्ट टाइम आई थिंक लगा था 2016 में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में सही करना, 2016 में मेरे ख्याल से लगा था मेला, और अब 2028 में लगेगा, ठीक है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसको महाकाल की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर है, एक और ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, ममलेश्वर ओमकारेश्वर में है। जंतर मंतर वेधशाला मिल जाएगी आपको यहाँ पर, राजा जयसिंह ने बनवाई थी। और सांदीपनी आश्रम मिलेगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा उज्जैन में गुफाएं देखें तो भरतरी की गुफाएं, मैंने गुफाओं के टाइम पर बताया था, भरतरी की गुफाएं कहाँ पर है, उज्जैन में है, याद रखना। काल भैरव, कालियादेह, ये सब भी फेमस है उज्जैन में, गढ़कालिका वगैरह भी फेमस है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? बुलेट किसको कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को। अब आप बताओ कि कौन से खेल से संबंधित है। अब ये भी आपको पता है कि नहीं कि खिलाड़ी है, राजनेता है, गणितज्ञ है, कौन है? तो खिलाड़ी है, बहुत फेमस मध्य प्रदेश के शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण के बारे में एक फैक्ट याद रखना, ये पहले खिलाड़ी थे जो गोलकीपर रहते हुए टीम के कैप्टन बन गए। जो गोलकीपर भी थे और टीम के कैप्टन भी थे, पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो गोलकीपर रहते हुए टीम के कैप्टन बने। अब आपको इनका खेल तो समझ में आ ही गया होगा, गोलकीपर कौन से खेल में होता है। आप तो कमेंट्स में आंसर बता ही सकते हो कि कौन से खेल से संबंधित ये थे। इन चारों के बारे में भी बता देती हूँ मैं। तो राहुल द्रविड़, रूप सिंह और चंदू सरवटे। ठीक है, चंदू सरवटे की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिकेटर हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है, एक क्रिकेटर है ये। इसके अलावा रूप सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। रूप सिंह का संबंध कौन से खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है रूप सिंह। और ओलंपिक खेल में 1932 और 1936 में ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब आप बताओ कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है? राहुल द्रविड़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, हमको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आपको अभी बताया था मैंने, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है ये भी बताया था, जल्दी से कमेंट्स में लिखकर आंसर बताओ। मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो भेड़ाघाट कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट स्थित है, जबलपुर में। भोजपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भोजपुर मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे। तवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तवा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंदौर जिले की। ठीक है, आधी तो बच्चों ने ही बढ़ा दी है जनसंख्या, इतने बच्चे तैयारी करने आए इंदौर। धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो धूती बांध वेनगंगा नदी पर निर्मित है। आपको बताना है वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, चलो अब मैं ही बता देती हूँ। वेनगंगा का शायद मैंने उस टाइम नहीं बताया था ना, तो वेनगंगा नदी निकलती है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से। तो पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी से जाकर मिलती है, और वेनगंगा और वर्धा जहाँ पर मिलती है उस संगम को क्या बोला जाता है? प्राणहिता। वेनगंगा और वर्धा नदी महाराष्ट्र में जहाँ पर मिलती है उस संगम को बोला जाता है प्राणहिता, और पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है वेनगंगा नदी। और इसी पर संजय सरोवर परियोजना है, भीमगढ़ संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और बालाघाट शहर याद रखना वेनगंगा नदी के किनारे है। वेनगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? बालाघाट। इतना आपको याद रखना है। कालिदास समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ताम्रपर्णी योजना का संबंध किससे है? तो ताम्रपर्णी योजना याद रखना ये जल संरक्षण से रिलेटेड योजना है। किससे है? जल संरक्षण से संबंधित योजना है। मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता योजना की शुरुआत 2002 में की गई थी। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है। बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ से कुछ फैक्ट याद कर लो। इसको सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, आनंद की नगरी, हर्षनगर किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ जॉय। मांडू या मांडव भी इसको बोलते हैं।
ठीक है, मांडव पहले था, फिर मांडू उसका नाम हो गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मांडू कौन से है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। दिलावर खां का बेटा था होशंग शाह, जिसके नाम पर होशंगाबाद का नाम पड़ा है। 1405 में ये अपनी राजधानी धार से उठाकर कहाँ पर ले गया? मांडू। धार से राजधानी अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली? मांडू। किसने करी? होशंग शाह ने, जो कि दिलावर खान का बेटा था। याद रखना, बाज बहादुर ने यहाँ पर जहाज महल, हिंडोला महल ये सब बनवाया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ फेमस यहाँ पर है, जैसे कि जहाज महल है, हिंडोला महल है, होशंग शाह का मकबरा है। अब होशंग शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी धार से मांडू को, तो होशंग शाह का मकबरा भी इसने अपने यहीं पर बनवा लिया था। जामा मस्जिद है, अशरफी महल है, रेवा कुंड है, कंफ्यूज मत होना। देखो, नर्मदा नदी का एक नाम क्या है? रेवा। तो सब समझते हैं रेवा कुंड कहाँ होना चाहिए? अमरकंटक में। कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में भी आपको दोनों आंसर मिलेंगे, लेकिन तो रेवा कुंड आपको मिलेगा मांडू में, जहाँ पर बाज बहादुर और उनकी रानी रूपमती बैठकर रोमांस करते थे। मांडू को आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। रानी रूपमती का महल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। याद रखना क्या थी? नागपुर। अब कुछ फैक्ट याद कर लो। देखो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश था उसके 3 भाग थे। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी मिला हुआ है, अलग नहीं हुआ इस टाइम पर। पहला था ए स्टेट, ये वाला एरिया कौन सा था? ए स्टेट। ये वाला था पूरा बी स्टेट, और ये वाला था सी स्टेट। 3 स्टेट में डिवाइड किया था 1947 में, जब हमारा देश को आज़ादी मिली। उसके बाद मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। ए स्टेट, ये वाला बी स्टेट था पूरा, और ये कौन सा था? सी स्टेट। ए स्टेट के बारे में देखो, ए स्टेट में मध्य प्रांत आता था, ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस आ जाएगा, ये बरार वाला क्षेत्र आ जाएगा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पूरे ए स्टेट में शामिल थे। इसलिए इसको सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ा पार्ट था ए वाला। अब पूछे ए बी सी में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? तो ए पार्ट सबसे बड़ा था। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और इसके प्रमुख कौन थे? रविशंकर शुक्ल, जो आगे चल के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। बी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी रियासतें, ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न जो पार्ट है, तो पश्चिमी रियासतों को मिलाकर कौन सा स्टेट बनाया गया? बी स्टेट बनाया गया, जिसको मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रांत कौन सा था? ए स्टेट। मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया कौन सा था? बी स्टेट। जिसकी 2 राजधानियां थी, उत्तर क्षेत्र की राजधानी उत्तर में ग्वालियर और दक्षिण क्षेत्र की राजधानी इंदौर को बनाया गया था। इनके प्रमुख कौन थे? बी स्टेट के प्रमुख थे लीलाधर सेठ। अब सी स्टेट की अगर बात करूं तो विंध्य रियासत पूरा इसमें शामिल था, इसको विंध्य प्रदेश भी कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। ए स्टेट की राजधानी नागपुर, बी स्टेट की 2 राजधानियां ग्वालियर और इंदौर, सी स्टेट की राजधानी क्या थी? रीवा। इसके प्रमुख कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। ए स्टेट के प्रमुख कौन थे? रिकॉल करते जाना, रविशंकर शुक्ल। बी स्टेट के प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ। और सी स्टेट के प्रमुख कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है। भोपाल रियासत, बीच की जो भोपाल रियासत थी उसको सी स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। भोपाल जो रियासत थी उसको कौन से स्टेट के अंतर्गत रखा गया था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो भोपाल रियासत को सी स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। ये तो थी 1947 के बाद की स्थिति। अब 1953 में क्या हुआ? आपको आंध्र प्रदेश की घटना तो पता ही होगा, है ना। उसके बाद से जब आंध्र प्रदेश नया राज्य बन गया था तो 1953 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यों वाला आयोग था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पणिकर। याद रखना, 1955 में इन्होंने सिफारिशें दी और फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ। और 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हो गया था। चेंजेस क्या हुए? तो देखो, ए स्टेट का जो बरार वाला क्षेत्र था, ठीक है, ए स्टेट का जो बरार वाला क्षेत्र था, ये नीचे वाला, इसके जो 8 जिले थे उसको मुंबई प्रांत में शामिल कर दिया गया। बी स्टेट की जो मंदसौर की भानपुर तहसील थी उसका एक सुनील टप्पा था, तहसील जैसा छोटा सा एक कस्बा मान सकते हो, उसको राजस्थान में मिला दिया। और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया।
है ना। और सी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, भोपाल सहित पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो ये पूरी सिनेरियो था उस टाइम का 1956 में जब बना। और इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये और देख लो, मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। इसके बाद 1972 में 2 जिले और बने, तो कितने हो गए? 45। कौन कौन से जिले बने? भोपाल और राजनांदगांव। अब राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ में चला गया 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसके बाद 1982 में बी आर दुबे आयोग बना। बी आर दुबे आयोग ने 1998 में 10 जिले बनाए। सिंहदेव कमेटी ने 1998 में 6 जिले बनाए, और इतने 16 जिले बने 1998 में, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1 नवंबर, तो टोटल कितने हो गए 1998 में? 61 जिले हो गए। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले और 9 संभाग बचे। 61 में से 45 मध्य प्रदेश में बचे, बाकी सारे छत्तीसगढ़ में चले गए, उसका हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने। 2003 में कितने बने? 3 जिले बने। बुरहानपुर बना खंडवा से अलग होके, अशोकनगर बना गुना से अलग होके, अनूपपुर बना शहडोल से अलग होके। इसके बाद 2003 में 3 जिले, 2008 में 2 जिले बने केवल, अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होके, सिंगरौली बना सीधी से अलग होके, है ना। और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, तो याद रखने में आसानी होगी। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिले मध्य प्रदेश के 2008 में बने। इसके अलावा 2013 में बना आगरमालवा शाजापुर से अलग होके। ठीक है, तो टोटल 51 जिले हो गए। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना टीकमगढ़ से अलग होके, तो टोटल 52 जिले हो गए। और अभी मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं। 3 जिले अभी बने हैं रिसेंटली, थोड़े टाइम हो गया है मतलब उसको भी। तो कौन से 3 जिले नए बने हैं? एक तो मैंने बता ही दिया था, छिंदवाड़ा से अलग होके पांडुर्ना बना है। 2 जिले आप मुझे और बता दो कौन से बने हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? तो बुंदेलखंड के मैंने आपको लोक नृत्य अभी बताए थे, तो आपको याद होना चाहिए। बधाई नृत्य मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि बुंदेलखंड का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है बधाई नृत्य। ठीक है, भगोरिया भील जनजाति करती है। नरेंद्र कृष्ण कर्मकार एक प्रसिद्ध थे, कौन थे? वैज्ञानिक थे, खिलाड़ी थे, गणितज्ञ थे या राजनेता थे? तो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। मध्य प्रदेश की महेश्वर नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत फेमस है। महेश्वर किसके लिए है? वस्त्र उद्योग, महेश्वरी साड़ियाँ आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। और एक चंदेरी साड़ियाँ भी मध्य प्रदेश की बहुत फेमस है। लांजी का किला किस जिले में स्थित है? तो बहुत फेमस है। लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी था, आगे हमने पढ़ा था। कन्या विवाह या निकाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो इजी है, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेटियों का विवाह, उनकी बेटियों का विवाह करवाने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। चंदेरी किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी रेशम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ ही है। भारत भवन में कितने वर्ग है? तो भारत भवन में कुल 6 वर्ग है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी, याद रखना। राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? तो राजा भोज ने अपनी राजधानी बनाई थी धार को। कौन से वंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो परमार वंश से इनका संबंध था। तांत्या भील को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था, तांत्या भील को बोला जाता है भारतीय रॉबिन हुड। और निमाड़ का रॉबिन हुड किसको बोला जाता है? भीमा नायक। तो भीमा नायक न से हो रहा है, तो ये निमाड़ के रॉबिन हुड हो जाएंगे, और तांत्या भील भारत के रॉबिन हुड। चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो चकमक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो रानी दुर्गावती का संबंध था गोंड वंश से। गोंड वंश की मतलब राजा दलपति शाह थे, उनकी पत्नी थी। और संग्राम शाह का नाम सुना होगा, बहुत फेमस गोंड वंश के राजा हुए हैं, शासक हुए हैं। तो उनका बेटा था दलपत शाह, उनसे इनकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से था? तो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, और इनकी शादी गोंड वंश में हुई थी दलपत शाह के साथ में। रानी दुर्गावती ने किस मुगल शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो अकबर।
ठीक है, किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? अकबर। और नरी नाला करके एक जगह थी, वहां पे इनका युद्ध हुआ था और रानी दुर्गावती ने पराजय को देखते हुए खुद से ही आत्महत्या कर ली थी। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिलावर खां गौरी ने मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। मैंने बोला था दिलावर खां गौरी का बेटा था होशंग शाह। ठीक है, होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थापित कर ली थी और मांडू को अपनी राजधानी बनाया और होशंग शाह का मकबरा भी मांडू में ही है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट को रिकॉल करते जाना, सब कुछ बताया है। हुसैन शाह किस राज्य का अंतिम सुल्तान था? तो मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? हुसैन शाह। स्थापना किसने करी थी? दिलावर खां गौरी ने। अंतिम कौन था? हुसैन शाह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान किस स्थान पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। 1857 की क्रांति में सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो रघुनाथ शाह ने किया था इनका नेतृत्व। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है वो है भील की। भारत में बात करें तो गोंड की है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की है। भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति की कृषि, मकान सब कुछ बताया है, तो रिकॉल करते रहना। चलो यहाँ पर मैं ये भी बता ही देती हूँ आपको गोंड, बेगा और कोरकू के बारे में। गोंड जनजाति देखो सबसे पहले, तो गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मतलब ये अगर मध्य प्रदेश का मैं मैप बनाऊं तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो इस वाले एरिया में ये लोग रहते होंगे मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। इन क्षेत्रों में ये गोंड जनजाति निवास करती है। मतलब नर्मदा नदी के दोनों क्षेत्रों के इधर पश्चिमी पूर्वी एरिया में अगर आप देखो तो मिल जाएगी। इनकी जो विवाह पद्धति थी उसको क्या बोलते हैं? दूध लौटावा। गोंडों की विवाह पद्धति को क्या बोलते हैं? दूध लौटावा। इनकी खेती को क्या बोलते हैं? बारी। अब बताओ कि भीलों की खेती को क्या बोलते थे? दहिया और चिमाता। ऐसे कंपेयर करते जाना, कंपेयर करके याद करोगे तो याद रहेगा, वरना इतने सारे फैक्ट है भूल जाओगे रटने के चक्कर में। और गोंडों की खेती कौन सी है? बारी। विवाह पद्धति दूध लौटावा। मतलब दूध लौटावा का मतलब होता है कि जो मामा बुआ के बच्चे हैं उनकी आपस में शादियां हो जाती हैं इनके यहाँ पर। लमसेना विवाह यहाँ पर होता है। सेवा विवाह होता है यहाँ पर, घर जमाई वगैरह की प्रथा चलती है। गोंडों में जो फेमस डांस है वो कौन कौन से हैं? लारू काज एक डांस याद रख लेना, वैसे तो बहुत सारे हैं। लारू काज फेमस है। रीना, कर्मा, गोंडो, गोची ये भी है, लेकिन लारू काज फेमस है, इसको ज़रूर से याद कर लेना। इनका एक उत्सव होता है मड़ई उत्सव। कौन सा? मड़ई उत्सव फेमस है, बहुत फेमस है। इनमें एक प्रथा चलती है घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा में क्या होता है? गांव के बाहर एक प्लेस होता है जहां पर शादी से पहले लड़के लड़की को साथ में रखा जाता है। ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देवता कौन से हैं इनके? दूल्हा देव। इनके फेमस देवता कौन से हैं? दूल्हा देव है जो बीमारियों से मुक्ति के देवता है। ठाकुर देव है, बूढ़ा देव है जो वृक्ष पर निवास करते हैं। ठीक है, इनकी उपजातियां बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी उपजातियों से। तो सोल्हास इनकी एक उपजाति है जो कि बड़े गिरी का काम करती है। ओझा एक इनकी उपजाति है जो कि तांत्रिक क्रिया करती है। प्रधान इनकी एक उपजाति है जो कि पंडिताई करते हैं। कोयला भूतिस, कोयला भूतिस जो होते हैं वो नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। जो नाच गाना करते हैं वो कोयला भूतिस कहलाते हैं। अगरिया बहुत फेमस है। लोहे का काम करने वाली जनजाति कौन सी होती है इनकी? अगरिया। ठीक है, जमीन से लोहा इसको निकालकर लोहे की यंत्र बनाती है और विश्व में ऐसा पहली बार इसी जनजाति ने किया था, इसलिए बहुत फेमस है। और ये लोग लोहासुर को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, सुअर का मांस वगैरह खाते हैं, है ना। तो ये बस याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिडौली परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? तो सिडौली प्रथा जो है वो कोरकू जनजाति में फेमस है। सिडौली मतलब होता है मृतक संस्कार। ठीक है, जो मृतक संस्कार हर जगह अलग अलग होता है। दाह संस्कार करते हैं, कोई जमीन में गाड़ने का काम करते हैं, वैसे ही कोरकुओं में क्या चलती है? सिडौली परंपरा चलती है। कोरकू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हरदा में, बैतूल में, होशंगाबाद में, खंडवा, इस तरह से। और कोरकू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, मनुष्यों का समूह। इनके फेमस नृत्य कौन से हैं? कोरकुओं का फेमस एक डांस याद रखना, चटकोरा।
वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एमपी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये जितने भी फैक्ट्स मैंने एक्स्ट्रा कवर किए ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बताया है मैंने। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, जितने भी फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, सब पिछली कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एमपी की सारी एग्जाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो सकती है, एमपीएसआई हो सकती है, एमपी की जितनी भी एग्जाम है उन सब में ये पूछा गया है। तो चटकोरा इनका फेमस एक डांस है। इसके अलावा इनके जो फेमस उत्सव है वो खम्बस्वांग और मेघनाथ पर्व है। दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है। सहरिया जनजाति याद रखो, ऊपर चंबल ग्वालियर संभाग में मिलती है। सहरिया का मतलब ही होता है शेर के साथ रहने वाला। ठीक है, ये लोग ऐसे, मकान इनके कैसे होते हैं? कतारबद्ध मकान में रहते हैं। उनके मकानों को क्या बोलते हैं? सहराना। क्या बोलते हैं? सहराना। और सहराना के प्रमुख को क्या बोला जाता है? सरदार या पटेल। ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनका एक फेमस डांस है लहंगी। कौन सा डांस है? सहराओं का लहंगी डांस। याद रखना। दुलदुल घोड़ी तो अभी मैंने पढ़ाई दिया है। काम क्या करते हैं? तो जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करने का काम है इनका। इनकी शादियां कौन सी फेमस है? राजी वाजी विवाह। राजी वाजी विवाह, उधारिया विवाह, हरण विवाह, चढ़ विवाह। और जो सहरिया है वो भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जो सहरिया जनजाति है वो भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? अभी मैंने बताया, तो चंबल ग्वालियर संभाग में पाई जाती है, तो वहां पर शिवपुरी जिला आता है। बैगा जनजाति को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या दर्जा दिया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन सी है? बैगा जनजाति। कौन सी है? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजाति को दिया है। तो 3 जनजातियों को यह दर्जा मिला है। और ऐसा आ सकता है कि इन चारों में से कौन सी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो 3 जनजातियों में एक तो है बैगा, एक है भारिया और एक है सहरिया। सहरिया, बैगा और भारिया, इन तीनों ही जनजातियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मालवा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो मालवा उत्सव जो है वो इंदौर, उज्जैन दोनों ही शहरों में सम्मिलित रूप से आयोजित किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है। तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? छतरपुर जिले में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के राजाओं ने करवाया था। बिलोवा की गुफाएं किस जिले में स्थित है? मैंने बोला था बहुत फेमस है। अभी मैंने सारी गुफाएं आपको याद करवाई है। तो बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है, वो आपको फटाफट से क्लिक करना चाहिए। लोकरंग उत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो लोकरंग का उत्सव का आयोजन जो है वो आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे फेमस मिट्टी आपको पता होगा, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अब मिट्टी आई है तो मिट्टी से पूरा मैं आपको मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट करवा देती हूँ। सुनते जाना, नोट करते जाना अगर नोट करना है तो। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर मैं मैप बना लेती हूँ। मैप से अगर आप पूरा एमपी जीके याद करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए एमपी जीके के पूरे मैप के फॉर्मेट में बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है पूरा, तो आप देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि ये वाली मिट्टी इस क्षेत्र में थी, काली मिट्टी इस क्षेत्र में थी, मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी मिल रही थी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो विजुअल फॉर्म में जब भी आप देखोगे तो आप मैप बना के खुद से मैप बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। यहाँ पर एक और मैप बना लेते हैं। यहाँ पर ड्राइंग क्लास नहीं चल रही है कि मैप को बहुत सजा सजा के बना रहे हैं, बहुत अच्छा, हमको सिर्फ याद करने के लिए बनाना है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मालवा है, कुछ सतपुड़ा का क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी में। तो इस पूरे क्षेत्र में कौन सी मिलती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास, कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर अच्छी है? मध्य प्रदेश के इंदौर में अच्छी है एक तो, और गुजरात में आपने सुना होगा, और एक महाराष्ट्र में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ गुजरात लगा हुआ है, इसके नीचे ही महाराष्ट्र है, और इन्हीं दोनों से ये क्षेत्र लगे हुए हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा होती है और यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होता है। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग, कपड़ा निर्माण उद्योग। काली मिट्टी की अगर बात करूँ तो काली मिट्टी में मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है? लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है।
ज्वालामुखी से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 47% क्षेत्र पर, मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? मध्य भारत का पठार, इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी है, तो यहीं से लगा हुआ है हमारा मध्य भारत का पठार, है ना। सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, परतों के रूप में पाई जाती है ये मिट्टी। और ये जो नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है और यहाँ पर जमा कर देती है, और कुल 3% भाग पर फैली हुई है। कितने हैं? देखो, काली मिट्टी 47% भाग पर और जलोढ़ मिट्टी 3% भाग पर। इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी देखो, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा क्षेत्र में, है ना, बिखरी हुई है, थोड़े थोड़े क्षेत्रों में मिलती है। फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से इसका रंग पीला और लोहे के ऑक्सीकरण से इसका रंग लाल हो जाता है। और 37%, काली मिट्टी 47%, लाल पीली मिट्टी 37% और जलोढ़ मिट्टी 3% क्षेत्र पर पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भी है एक, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने पढ़ा दिया है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वैसे भी। अब मृदा अपरदन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चंबल घाटी में होता है ना। यहाँ पे नालियाँ बनी हुई है, ऐसी गलियाँ बन जाती है, तो गली इरोजन भी बोलते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। एक क्वेश्चन आई थिंक और रह गया था ना नीचे। सर्वाधिक बड़ा मृदा अपरदन क्षेत्र है, तो अभी मैंने बताया चंबल घाटी। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ पर होता है? इवन मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का भी सबसे बड़ा अगर मृदा अपरदन क्षेत्र की बात की जाए तो वो चंबल घाटी ही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? मतलब व्यापारिक फसल, तो सोयाबीन है। कौन सी है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्लेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्लेट का कारखाना आपको मिल जाएगा मंदसौर में। बैतुल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैतुल प्रसिद्ध है ग्रेफाइट के लिए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थित है बुरहानपुर। नेपानगर आपने सुना होगा, नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। सारणी थर्मल पावर स्टेशन बैतुल में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो लेदर कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा देवास में। और कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स याद कर लो, लेदर कॉम्प्लेक्स के अलावा भी पूछा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ मिल जाएगा आपको? इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में मिलेगा। और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, कंफ्यूज मत होना। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा इंदौर में, और एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा आपको? छिंदवाड़ा में। एयर कार्गो इंदौर, एग्रो छिंदवाड़ा, यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। आपको तो पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर निकालने हो ना एमपी की किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ऐसे ही निकाला करो। जिन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, वही दो एग्जाम में पूछेंगे। ये स्पेशलिटी है एमपीपीएससी वालों की और एमपी के अदर एग्जाम वालों की। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा आपको? सागर में। लेदर कॉम्प्लेक्स मैंने बता ही दिया है, देवास में है। और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, बस इतने आपको याद रख लेना है। मंडीदीप किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडीदीप प्रसिद्ध है औषधि और रासायनिक उद्योग। मंडीदीप कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? औषधि और रासायनिक उद्योग। और ये थोड़े फेमस से आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ कहाँ पर कौन सा उद्योग है। मैं बोलती जा रही हूँ, सुनते जाना, नोट डाउन करते जाना। पीथमपुर कहाँ पर है? धार जिले में। पीलूखेड़ी राजगढ़। बानमौर मुरैना में है। मनेरी मंडला में है। हरदा हरदा में ये। पुरैना पन्ना में है। अभाना दमोह में है। चंद्रपुरा छतरपुर में है। छत पर चांद आया, इस तरह से याद कर सकते हो। जावरा जो उद्योग है वो रतलाम क्षेत्र में आता है। चैनपुर गुना में है। चैन चुराना गुना है। बगासपुर नरसिंहपुर में है। बेड़न सिंगरौली में है। बड़ेरा दतिया में है। बड़े बड़े दांत। तो ये ट्रिक्स लगा के याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो इतना याद करना बहुत मुश्किल है। और बहुत फैक्चुअल पेपर आता है, अगर एमपीजी के कहीं भी पूछा जा रहा है तो बहुत फैक्चुअल पूछते हैं। मंडीदीप रायसेन में है। मक्सी शाजापुर में है। किरनापुर बालाघाट में है। उद्योग विहार रीवा में है। मालनपुर भिंड में है। बड़हौल सिवनी में है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। सिद्धगांव झागर में है। मेघनगर झाबुआ में है। विदिशा विदिशा में ही है। बूढ़ोहरा शिवपुरी में है। और प्रतापपुरा टीकमगढ़ में है।
इतने आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। वर्तमान में 2025 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ ही गया, तो मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान का नाम जाता ही नहीं है, क्योंकि इतने साल तक रहे हैं तो ऐसा ही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही है। और जब से मोहन यादव आए हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री भी है। शिवराज सिंह चौहान का नाम सुनने में आता रहता था, लेकिन इनका नाम तो सुनने में ही नहीं आता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, ठीक है। और इन 230 में से एससी और एसटी की कितनी है? एससी की 35 है और एसटी की कितनी है? 47। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें एससी की 35 सीटें हैं, एसटी की 47 सीटें हैं। टोटल पूछे कितनी सीटें हैं एससी एसटी मिला के, तो दोनों को प्लस कर लेना, प्लस करना आपको आता होगा। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित? तो वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो बहुत फेमस है, कई बार बच्चे इस एमपीपीएससी के मुख्यालय के आगे जाकर बैठे हैं, धरना दिया है, आंदोलन किया है। तो ये इंदौर जिले में स्थित है, बहुत फेमस है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में ये एक्ट लागू हुआ था 2009 में। मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण देना, बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण देना। 112 आपातकालीन सेवा नंबर मध्य प्रदेश पुलिस ने कब शुरू किया? तो यह सन 2020 में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली और आखिरी एकमात्र मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी, वो भी पूरे टर्म के लिए नहीं बन पाई थी। इसके अलावा कोई भी फीमेल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में लोक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लोक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कब शुरू की गई थी। ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा सा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार। नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा, मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल, दूधराज भी इसको बोला जाता है। तो ये सब बेसिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सूचना आयोग का मुख्यालय बहुत इजी है, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एकीकृत बाल विकास परियोजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो इस परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? मैंने पहले भी बताया था, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बालाघाट। राजा भोज विमानतल कहाँ पर स्थित है? तो राजा भोज जो एयरपोर्ट है वो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राजा भोज के नाम पर भोपाल में हवाई अड्डा है ये। इसके अलावा इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई है। ग्वालियर का आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। जबलपुर का डुमना हवाई अड्डा, जिसको रानी दुर्गावती हवाई अड्डा भी कहा जाता है। रोजगार दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो 1 मई को रोजगार दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी मार्च 2023 में। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही है जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करो। कुछ और क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। गांधी सागर परियोजना किस नदी के लिए बनाई गई है? मैंने बताया था चंबल नदी पर बनी है गांधी सागर। 3 डैम है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 69.3% साक्षर है मध्य प्रदेश वाले। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो नगर निगम सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी 1981 में। मध्य प्रदेश में किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में साक्षरता दर की बात करें महिला साक्षरता की स्पेशली, तो वो भोपाल में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार मध्य प्रदेश से है? तो मकबूल फिदा हुसैन का संबंध मध्य प्रदेश से है, और ये पूछे तो क्या है? फेमस चित्रकार है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विष्णु नारायण भातखंडे संगीत जो विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा ये उज्जैन में मिल जाएगा।
रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भोपाल में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासी विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडला। और यहाँ पर मैंने आपको जो बताया वो मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चेंज कर देती हूँ जल्दी जल्दी में, मुझे वो याद रह गया। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ग्वालियर में आपको मिल जाएगा ये। और नगर निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1981 में नहीं हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, तो ये दो आंसर आप सही कर लेना। जून 2015 में किसने 322 किलोमीटर पोर्टर साइकिल रेस कराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था? तो जय सिंह चौहान ने। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात है, मैंने बताया था आपको। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित है? तो इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। तो यहाँ तक तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, फटाफट देखते जाना। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनसे डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। मैप से याद रखना, मैप से जितना चीज़ें याद रखोगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। यहाँ पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़। ऐसे करके 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है, बहुत इजी है। ये नहीं पूछेंगे जो 3 राजधानियां मैंने अलग अलग बताई थी। ए स्टेट की राजधानी नागपुर थी, बी स्टेट की 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर, और सी स्टेट की राजधानी क्या थी? रीवा। वो याद रखना आपको। मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29। विधानसभा सीटें कितनी बताई थी? 230। 230 में से एससी की 35, एसटी की 47, रिकॉल करते जाना। लोकसभा सीटें कितनी है? 29। और इन लोकसभा सीटों में, इन 29 सीटों में एससी की सीटें हैं 4, एसटी की सीटें हैं 6। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र पूछे हैं, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की विधानसभा सीट कितनी है? 47 बताया था। एससी की 35 है, एसटी की 47। अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है? 35 बताया था मैंने। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बहुत सारे हैं। नौटंकी है, स्वांग, माव, गम्मत, राई, तेजाजी। और लोक डांस, राजकीय लोक नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? राई। और लोक नाट्य राजकीय वाला कौन सा है? माच, जो कि मालवा में चलता है। राई बुंदेलखंड में चलता है। इसी तरह से आपको भी माइंड में फटाफट क्लिक करना चाहिए। इंदौर शहर का उपनाम क्या है? मिनी बॉम्बे भी इंदौर को बोला जाता है। ठीक। झीलों का शहर उदयपुर को भी बोला जाता है, हमारे भोपाल को भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा भोपाल का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो झीलों का शहर। जबलपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? संगमरमर नगरी। ग्वालियर का उपनाम क्या है? तानसेन की नगरी। ग्वालियर को तानसेन की नगरी बताया था मैंने अभी। रीवा को किस नाम से जाना जाता है? सफेद बाघों की भूमि, व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं वहां पर। बुरहानपुर का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? खानदेश। खानदेश किसको बोलते हैं? बुरहानपुर को। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखो, अभी मैंने बताया था संगमरमर नगरी किसको बोलते हैं? जबलपुर को। जबलपुर को संगमरमर नगरी। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। मांडू का उपनाम क्या है? सिटी ऑफ जॉय। बताया था अभी मैंने, सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? मांडू को। मेहर का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? संगीत नगरी, क्योंकि अलाउद्दीन खान जो फेमस संगीतकार थे वो कहाँ से थे? मैहर से थे। और अभी मैंने आपको पूछा था 55 जिलों में से कौन कौन से 3 जिले बने हैं, तो छिंदवाड़ा से पांडुरना बना है, इसके अलावा मैहर भी एक नया जिला बना है, तो 54 होगा। एक जिला तो आप बता ही सकते हो। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन कला और मूर्तिकला मंदिरों के लिए। छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के बहुत फेमस मंदिर है, चंदेल राजवंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था, चंदेल राजा विद्याधर ने बनवाया था। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सतपुड़ा का पठार, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा का
पठार। मालवा का पठार मुख्यतः किस शेल से निर्मित है? तो बेसाल्ट लावा शेल, और लावा शेल बिखरी तो उसी से कौन सी मिट्टी बन गई? काली मिट्टी, जिसको रेगुर या कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा, कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा उसी में होता है। विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो 400 मीटर विंध्यन पर्वत की। नर्मदा और तापी नदियों की घाटियां किस प्रकार की है? तो वी आकार की घाटियां। और नर्मदा और ताप्ती नदियां किस ओर जाती है? पश्चिम की तरफ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे मध्य प्रदेश की। बुंदेलखंड पठार किस दिशा में फैला हुआ है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैला हुआ है। बस इतना ही था। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। सेशन हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि कल जीएस जीके का वीडियो, रीजनिंग का और मैथ्स की मैराथन क्लास भी आने वाली है। और ये मैराथन क्लास आप देख कर चले जाओगे, आपका रिविज़न भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग काफ़ी कुछ कवर किया है मैंने। देखो, एमपी जीके से तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देख के। तो एमपी जीके से एमपी पुलिस एग्जाम में कितने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग से 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स से और 30 से 35 क्वेश्चन ही रीजनिंग से आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन क्लासेस को ज़रूर देखना, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, उन लेक्चर्स को मिस मत करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। और ये एमपी जीके आपको दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा। अभी एमपी में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की एग्जाम आ रही है, उसमें भी आपको ये काम आने वाला है। और भी कुछ इन क्वेश्चन में आपको लगा हो कि कहीं मैंने गलत बोल दिया हो जल्दी जल्दी में, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की तैयारी करनी है तो 45 दिन बचे हैं, कैसे तैयारी कर सकते हो स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, जाकर देख सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।